हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट जून 2024 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हाइड्रोजन एटम से जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको कैसे आपने डील करना है, क्या क्या ट्रिक वहाँ पे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। हम इस वेव इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं करेंगे, बस इस सॉल्यूशन में एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो बार बार पूछा भी जा सकता है। तो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम का जो पोटेंशियल होता है, सबको ही पता है कि जो कोलम्बिक पोटेंशियल वहाँ पे होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड नेगेटिव चार्ज में। पोटेंशियल क्या होगा? -1/4πε0 t² होगा। जो आपका साई जो आपका फंक्शन है उसको आर वेक्टर से लिख सकते हैं या आर थीटा फाई से लिखें, एक ही बात है। ये मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ लिख लिया है। एम यहाँ पे रिड्यूस मास है, क्योंकि ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो टू बॉडी प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, वन बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। और एम जो यहाँ पे रिड्यूस मास है। डेल स्क्वायर ऑपरेटर को यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि वी सेंट्रल फोर्स है, तो साई को आप स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं कि एक रेडियल कंपोनेंट ले लिया, दूसरा स्फेरिकल हार्मोनिक्स कंपोनेंट ले लिया। ये वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करें और इस वैल्यू को एल स्क्वायर कंसिडर हम करें तो इस तरीके की इक्वेशन आपकी यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ से सिर्फ रेडियल पार्ट को अगर आप लेते हैं तो इस इक्वेशन में जो ये पार्ट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको बता रहा है? दिस इज द रेडियल मोमेंटम, PR² को बता रहा है। ये यहाँ पे देखिए, इस ये जो वेव इक्वेशन आपकी आ गई है, ये रेडियल इक्वेशन है कंप्लीट। यहाँ पे जो आपके फंक्शन है वो सिर्फ R का फंक्शन है, या जो भी टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है सिर्फ R की ही टर्म यूज़ हो रही है। इसमें अगर आप एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दें UR, जो कि R × RNL है। RNL जैसे कि मैंने बताया रेडियल कंपोनेंट है। अगर ये आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी निकल के आती है, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है रेडियल फॉर्म में फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे V फैक्टर जो मैंने लिखा है वो L × L² H² 2mR² × VR है। VR जो भी जैसे भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जो VR है वो हमें पता ये है, जैसे भी आपको दे रखा है वो यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ देखिए, ये जो ऑपरेटर है, कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो रेडियल ऑपरेटर होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो क्या होता है, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि ये ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट है, तो वो आपने निकालना आना चाहिए। देखिए, ये आपने निकाला कि ये ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट है, तो ये ऑपरेटर को अगर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाएं तो इक्विवेलेंट वैल्यू इनटू दैट वेव फंक्शन आपका आएगा। यहाँ पे इसको साई पे ऑपरेट करवाया गया, जैसे इसका साई का डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया आपका। एक और डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसका करेंगे 2R आ गया, ये एज इट इज लिख दिया। फिर इसका करेंगे तो R² कर्ली² साई और कर्ली R², ठीक है। साई को बाहर निकाल लीजिए, R² से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आती है। तो यहाँ से क्या निकलता है कि ये जो ऑपरेटर है इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेव फंक्शन जो है हाइड्रोजन एटम के वो याद होने चाहिए। अगर वेव फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जैसे ग्राउंड स्टेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई 1G0 R थीटा फाई से, या R वेक्टर से, या 1S से, या GS से, या फिर आप कैट की फॉर्म में 100 से आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये कुछ वेव फंक्शन -2S 2P के मैंने लिखे हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे 2P में 3 आपको स्टेट दिखेंगे। तो जो X स्टेट है 2P X स्टेट को आप बताते हैं 1/√2 2 1 -1 2 1 1 से। 2 Y को यहाँ से बताते हैं, 2PZ को इस स्टेट से बताते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्रैम होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी जो आपका रेडियल वेव फंक्शन है और उसका R/A0 के साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट 50 प्रॉब्लम जो कि CSIR नेट या गेट में पूछी गई हैं हाइड्रोजन एटम से। तो उनमें देखा जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1S 2S 2P 3S और 3P 3D के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेडियल प्रोबेबिलिटी का भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए। रेडियल प्रोबेबिलिटी से मतलब है R², R mod स्क्वायर से मतलब है हमें, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी आपको 3D तक याद होनी चाहिए। ये 1S के लिए है, ये 2S के लिए है, 3S 2P 3P एंड 3D। इन सभी ग्राफ में मैंने एक और चीज़ यहाँ पे डिनोट की है, विच इज R मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि यहाँ पे इस 1S स्टेट के लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कौन सा होगा। जैसे A0 है, यहाँ 6A0 है,
यहाँ पे क्या है 14.5 ए नोट, 4 ए नोट, यहाँ पे 11.5 ए नोट, यहाँ पे 9 ए नोट। तो इसका हम एक बार और डिस्कस करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल जो है क्या वैल्यू होती हैं। नेक्स्ट देखिए कि चलो ठीक है, हम ये बता देंगे कि कैसा ग्राफ है। अब वेव फंक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, गिवन वेव फंक्शन को, कि उसमें एन क्या है, एल क्या है, एम एल क्या है। तो गिवन वेव फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे ई रेस टू पावर जो होगी वो जेड आर ओवर एन ए नोट होगी। जहाँ पे ये एन है वो किसको बताएगा, एन की वैल्यू को बताएगा। हाइड्रोजन आइटम में जेड की वैल्यू 1 है। हो सकता है आपको हीलियम प्लस आयन भी दे दे, हाइड्रोजन आइटम नहीं दे रखा है, हीलियम आइटम दे रखा है, तो वहाँ जेड 2 होगा और एन फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखना है कि क्या वैल्यू है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से यानी ई रेज़्ड टू पावर माइनस जेड आर ओवर एन नोट ए नोट से आप बताएंगे कि एन की क्या वैल्यू होगी। थीटा की जो भी मैक्सिमम पावर होगी वहाँ से आप बताएंगे कि एल की क्या वैल्यू होगी। जैसे साइन थीटा है तो थीटा की 1 पावर है, एल की वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा की 2 पावर है, एल की वैल्यू 2 होगी। साइन 2 थीटा मान लो, 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक ये 2 पावर होगी तो ऐड हो जाएंगे दोनों, तो एल की क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। ई रेस टू पावर प्लस माइनस एम एल फाइव होता है, तो यहाँ से आप क्या बताएंगे, ई रेस टू पावर जो भी फाइव की टर्म होगी वहाँ से एम एल की वैल्यू बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ हाइड्रोजन आइटम के लिए हैं सारे, माइनस जेड आर ओवर 2 ए नोट, 2 आ गया तो एन की वैल्यू 2 आ गई। कोस थीटा की 1 पावर है तो एल की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ फाइव की कोई टर्म नहीं है तो एम एल 0, तो कौन सी स्टेट है, साई 2 1 0 स्टेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ई रेस टू पावर माइनस आर ओवर 3 ए नोट, हाइड्रोजन आइटम है, जेड 1 है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है। साइन थीटा, थीटा की 1 की पावर है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ई रेज टू पावर आइटा 5 प्लस का है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। स्टेट होगी 3 1 1, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें, ई रेज टू पावर अगेन माइनस आर ओवर 3 ए नोट, एन की वैल्यू 3 होगी। ई रेज टू पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, एल की वैल्यू 2 होगी। एम एल 5 की कोई टर्म नहीं है, एम एल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 0 स्टेट है। नेक्स्ट में देखिए अगेन एन की वैल्यू 3 और 1 + 1 ऐड हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, एल की वैल्यू 2 हो जाएगी और एम की वैल्यू +1 भी है और -1 है, +-1 होगी, ठीक है। यानी स्टेट होगी साइन 3 2 + -1। कई बार आ जाता है कि जैसे साइन 5 आ गया, ठीक है, साइन 5 आ गया तो साइन 5 को पहले आप ई रेज़ टू पावर आइटा 5 में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद एम की वैल्यू बताइए। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर आइटा 5 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा 5 की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे एम की जो वैल्यू होंगी वो +-1 दोनों होगी, यहाँ +1 होगी, यहाँ पे -1, यानी कि वो दो फंक्शन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलर मैनर में अगर कोस 5 आ जाता है तो उसको भी आप कन्वर्ट करेंगे ई रेज़ टू पावर आइटा 5 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा 5 ओवर 2 में। इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। कोस स्क्वायर आ रहा है तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट देखिए कि एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको बताना है कि गिवन वेव फंक्शन किस किस का आइगन स्टेट है, किस किस की आइगन स्टेट है। तो कॉमन आइगन स्टेट कौन कौन रखता है, देखिए जो साई फंक्शन होता है एनएलएम का, वो एच एल स्क्वायर एल जेड तीनों के लिए कॉमन आइगन स्टेट रखता है। इंडिविजुअल, ठीक है, अगर इंडिविजुअल फंक्शन की बात करें, सुपर पोजिशन है मोर देन स्टेट का, तब आपको चेक करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल की स्टेट की बात करें तो वो जो है एच एल स्क्वायर एल जेड तीनों का ही आइगन स्टेट है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो जो ऑपरेटर होते हैं अगर वो कम्यूट कर जाते हैं वो सेम आइगन स्टेट रखते हैं। तो एच जो होता है वो एल स्क्वायर के साथ भी कम्यूट करता है, एच एल जेड के साथ भी कम्यूट करता है और एल स्क्वायर एल जेड के साथ कम्यूट करता है। तो तीनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों सेम आइगन स्टेट रखेंगे। कैसे कम्यूट करता है, जैसे एच क्या लिखा हमने, पी आर स्क्वायर ओवर 2 भी इफेक्टिव लिखा, वी इफेक्टिव एल इंटू एल, इस तरीके से लिखा आपने। अगर आप एच को एल स्क्वायर के साथ देखें तो एल क्या है, एल स्क्वायर आपने पीछे देखा था, यहाँ पे एल स्क्वायर को अगर मैं देखूँ तो एल स्क्वायर थीटा और फाई का फंक्शन है, थीटा फाई का फंक्शन है। और यहाँ पे एच क्या है, एच आर का फंक्शन है कंप्लीट। तो आर का थीटा के साथ कम्यूटेटिव ब्रैकेट 0 आता है, तो इस वजह से जो है एच का जो है एल के साथ कम्यूटेटिव ब्रैकेट क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन एल जेड क्या होता है, आई माइनस आइटा एच कट कर लिया और कर लिया, फाई का फंक्शन है, तो एच के साथ इसका भी कम्यूटेटिव ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। एल स्क्वायर का एल जेड के साथ 0 होता है, ये भी ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि कोई भी जो साई होगा वो इन तीनों की साइमल्टेनियसली आइगन स्टेट होगा, ठीक है। अब मान लो एल 0 नहीं है, यानी ग्राउंड स्टेट की हम बात नहीं करें, तो ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहे तो एल स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा, एल स्क्वायर एल वाई के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। एल स्क्वायर एल जेड के साथ भी कम्यूट करेगा, ठीक बात है। और साथ में अगर देखें एल एक्स जो है एल वाई के साथ कम्यूट नहीं करेगा, यानी कि जो गिवन में फंक्शन होगा वो एल जेड की तो आइगन स्टेट होगा लेकिन एल एक्स एल वाई की नहीं होगा। बट अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें यानी एल 0 जब हो जाए
अगर एल जीरो हो गया तो एम एल जीरो, एम एल जीरो यानी एल जेड को मेजर करते हैं तो क्या होता है, एम एल एच कट आता है। तो यहाँ देखिए एल एक्स एल वाई क्या हो जाएगा, एट एच कट एल जेड यानी एम एल, एम एल जीरो हो गया तो एल एक्स एल वाई क्या करेगा, कम्यूट करेगा। अब देखिए एल स्क्र एल एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, एल वाई के साथ कर रहा है, एल जेड के साथ कर रहा है, और ये आपस में भी कम्यूट कर रहे हैं, ये भी आपस में कम्यूट कर रहे हैं, सारे जीरो हो रहे हैं। इट मीन्स अब जो वेव फंक्शन होगा वो इन सब की कॉमन आइगन स्टेट होगा, एच एल स्क्र एल जेड एल एक्स एल वाई। तो एल एक्स एल वाई कब आते हैं, सिर्फ ग्राउंड स्टेट के केस में आते हैं। ये बाकी हर जगह कम्यूट करता है कोई भी सिंगल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पता करना है कि कोई भी गिवन स्टेट जो होगी एच एल स्क्र या एल जेड के अगेंस्ट स्टेट होगी कि नहीं होगी। अगर कोई गिवन स्टेट सेम एन रखता है, सेम एन की वैल्यू रखेगा तो वो एच की आइगन स्टेट होगी। अगर सेम एल की वैल्यू रखेगा, क्योंकि एल स्क्वायर को जो मेजर करते हैं एल इंटू एल प्लस वन एच का स्क्वायर आता है, सेम एल है तो वो किसकी आइगन स्टेट होगी, आपकी एल स्क्वायर की आइगन स्टेट होगी। और सेम अगर एम एल है तो वो किसकी आइगन स्टेट होगी, एल जेड की आइगन स्टेट होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जो ऊपर मैंने बात की है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेट के लिए की है, ये कम्बिनेशन ऑफ स्टेट है। इस पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता कि ये तीनों की होगी ही होगी, नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर हम एक सिंगल स्टेट की बात करें तो ये सिंगल स्टेट वो तीनों की होगी, ठीक है। अब इस पे कैसे चेक करना है, जैसे ये वेव फंक्शन दे दिया हमें, अब पूछा है आपसे कि ये किस किस की आइगन स्टेट है, तो इसमें एन टू है, ठीक है, यहाँ टू है, यहाँ टू है, तो एच की होगी, ठीक है। एल की बात करें वन वन वन, एल वन है, तीनों में ही एल वन है तो ये एल स्क्वेयर की भी होगी। बट यहाँ एम एल जीरो है, यहाँ माइनस वन, यहाँ वन, एम एल सेम नहीं है, एम एल सेम नहीं है तो वो एल जेड की आइगन स्टेट नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके का एग्जांपल आ गया, एन क्या है, टू है, यहाँ टू है, एन टू है, एच की होगी। एल क्या है, वन है, एल स्क्वेयर की होगी, एल सेम है, वन वन है, एल स्क्वेयर की आइगन स्टेट होगी। एम एल क्या है, माइनस वन है, एल जेड की ये आइगन स्टेट नहीं होगी क्योंकि एम एल सेम नहीं है। अब एक और एग्जांपल मैंने इस तरीके से बना दिया, मान लो यहाँ देखिए एन वन टू थ्री, एन सेम नहीं है तो एच की आइगन स्टेट नहीं होगी। एम अगर एल की बात करें जीरो वन वन तो आपका एल भी सेम नहीं है, एल स्क्वायर की आइगन स्टेट नहीं होगी। बट अगर एम एल की बात करें जीरो जीरो जीरो, सब में जीरो है, सेम है, तो ये एल जेड की आइगन स्टेट यहाँ पे होगी, ठीक है। ये आपने ध्यान कर रहा है। उसके बाद पूछे जाते हैं नोड्स की क्या है, कि नोड्स क्या होता है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाए वो पॉइंट, और इसमें बाउंड्री एक्सक्लूड करते हैं, हम बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते। तो टोटल नोड्स हमारे पास क्या होंगे, एन माइनस वन, इनमें से एंगुलर नोड होंगे एल और रेडियल नोड होंगे एन, इन मतलब टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो एन एल माइनस वन रेडियल नोड्स होंगे। इस पे क्वेश्चन आता है कि रेडियल नोड्स कितने हैं हमेशा, ठीक है। जो मैंने ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की, तो टोटल नोड्स निकालने के लिए आपको क्या चेक करना है कि ये जहाँ पे जीरो हो रही है, एंगुलर के लिए जहाँ पे ये क्वांटिटी जीरो हो रही है, और रेडियल के लिए जहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर मोड स्क्वायर जीरो हो रहा है, ये चेक करना है। अब यहाँ पे आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ कितने नोड्स बन रहे हैं एक्सक्लूडिंग बाउंड्री, कोई भी नोड नहीं है, क्यों कोई भी नोड नहीं है, इससे भी चेक कर सकते हैं। एन माइनस एल माइनस वन, एन क्या है वन है, एस क्या है, एल क्या है जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं बन रहा है, जीरो इस पे एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें टू एस स्टेट के लिए एन क्या है, टू है, एल जीरो है, माइनस वन, तो वन नोड यहाँ पे बन रहा है, इसको एक्सक्लूड करना है आपने। आर इज इक्वल टू जीरो पे आर इक्वल टू इन्फिनिटी वाले नोड को नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री आपने नोड देखना है। यहाँ वन बन रहा है, जैसे यहाँ टू नोड बन रहे हैं, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे वन नोड है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ वेव फंक्शन पे भी एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे 1s के वेव फंक्शन के लिए कोई नोड नहीं है, यहाँ एक नोड बन रहा है, यहाँ पे जीरो हो रही है, या कोई नोड नहीं है, यहाँ दो नोड बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ एक नोड बन रहा है, यहाँ कोई नोड नहीं है। तो इसमें एक और बात मैंने ये जो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे लिखा है, इसको कैसे ये आप याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सी है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल का क्या डेरिवेटिव होता है। मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा रेडियल प्रोबेबिलिटी का, यानी आर स्क्वायर इंटू आर एन एल मोड स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और वहाँ पे जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आर मोस्ट प्रोबेबल होगी। फिर आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आना चाहिए, आर स्क्वायर एन एल मोड स्क्वायर का जो डबल डेरिवेटिव दैट मस्ट बी नेगेटिव। अगर मान लो एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो आपको वो वैल्यू पुट करके देखनी है रेडियल प्रोबेबिलिटी में कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे वो क्या होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल। जैसे कि यहाँ पे देखिए
इस केस में अगर देखूँ तो दो जगह पे मैक्सिमम बन रहा है, ए नोट पे और 6 ए नोट पे। तो दोनों वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करके देखनी है, जिस पे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल होगी, तो वो यहाँ पे 6 ए नोट रहेगी, ए नोट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 3 जगह बन रही है, ए नोट, 4 ए नोट और 14.5 ए नोट। तो 14.5 ए नोट जो है मोस्ट प्रोबेबल रहेगी, ए नोट 4 ए नोट मैक्सिमा है, बट वो मोस्ट प्रोबेबल नहीं है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो भी हमने यहाँ पे की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में आई हैं। थैंक यू।